मैं श्रीमती अंबिका सोनी जी का, आदरणीय गुलाम नबी आज़ाद साहब का और प्रदेश कांग्रेस कमेटी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष मीर साहब का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रांगण में स्वागत करता हूं। आज एक बहुत गहन और गंभीर विषय जो पूरे देश की प्रभुता और पूरे देश की अखंडता से जुड़ा है समेत जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शांति और तरक्की की बहाली के, उसको लेकर एक व्यापक वक्तव्य देने के लिए और आपके सवालों का जवाब देने के लिए प्रभारी महासचिव और उनके साथ साथ विपक्ष के नेता और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आपके बीच में उपस्थित हैं। मैं बगैर किसी औपचारिकता के अनुरोध करूंगा अंबिका सोनी जी को कि वो अपनी बात की शुरुआत करेंगे, फिर आज़ाद साहब अपनी बात कहेंगे। फ्रेंड्स, जैसे रणदीप जी ने रिग्रेट महसूस की है, I also would like to apologize that we've come late and you had to wait, because there was a meeting of the core group on J&K which was set up by the Congress President Shri Rahul Gandhi with Dr. Manmohan Singh as its chairperson. The meeting was going on and it could not be terminated before now. So we are late. I regret that. We have prepared, after the discussion, which was even those members of the group who were not present in Delhi participated in the interaction through teleconference with speakers. So we have the views of Mr. Chidambaram, who is a member, Dr. Karan Singh, who is a member, the PCC President Ghulam Ahmed Mir flew down to Delhi because Azad Sahab and I asked him specifically, after meeting all the MLAs and the other members, and Rigzin Zora also on the telephone has communicated. So the statement which we have prepared today is the outcome of our discussions at the meeting, because the meeting was held at the behest of the Congress President, who had spoken to Dr. Manmohan Singh yesterday, and we have prepared a statement. I would like to request Ghulam Nabi Azad, who has already interacted with friends from the media yesterday. In fact, he was one of the first people to put across his views, to speak more at length about our statement. And I would also like to ask Ghulam Ahmed Mir, who has been in the thick of it and has flown to Delhi this afternoon after discussing with political persons and knowing the ground reality in both Jammu and Srinagar, to give his views to you. Mr. Ghulam Nabi Azad. कहाँ है बोरा? ये है, ये वाला ना, ये पुराना। ये तो बोलना पड़ेगा, क्वेश्चंस नहीं मेरे ख्याल में क्वेश्चंस नहीं, व्हाट वील डू, स्टेटमेंट इनको ऐसे दे देंगे क्योंकि स्टेटमेंट वाइट में नहीं है, स्टेटमेंट फिर कोई बाइट नहीं आएगी आपकी, वो नहीं दिखाएंगे, इनको ज़बानी बताएंगे और इसमें क्वेश्चंस होंगे। नहीं, इनका कहना है स्टेटमेंट पढ़ें, लेकिन दैट विल बिकम टू बोरिंग और कोई टेलीविजन वाला उसको दिखाएगा नहीं। है जिस बता देंगे कि आज से 3.5 साल पहले मार्च 2015 को बीजेपी और पीडीपी के बीच में एक अनएथिकल अलायंस हुआ था। विधानसभा के इलेक्शन में 2014 के दोनों पार्टीज ने, भारतीय जनता पार्टी ने
जम्मू में जितना प्रचार किया वो पीडीपी को गालियां देकर उन्होंने वोट जमा किए। और घाटी में पीडीपी ने उतने ही जोर से, उतनी शिद्दत से बीजेपी को गालियां दी। मुझे याद है, पीडीपी के बिल्कुल भाषण याद है, पीडीपी की लीडरशिप ने हर मीटिंग में कहा था कि घाटी में कांग्रेस कमजोर है, इसलिए वो बीजेपी को घाटी में आने से रोक नहीं सकती, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट मत दे दो क्योंकि शायद वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। इसलिए पीडीपी अकेली पार्टी है जो बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। और कश्मीर की आवाज जो है, कश्मीरियों की जो आवाज और कश्मीरियों की जो प्रॉब्लम्स है, उसके लिए वो बीजेपी के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। यही कारण है कि कश्मीरियों ने विश्वास किया, भरोसा किया पीडीपी पर, और जम्मू के लोगों ने विश्वास किया बीजेपी पर। बीजेपी ने कहा कि हमें अपनी गवर्नमेंट चाहिए, हमें संख्या दे दो, आप बढ़ जाते हो, आधे वोट कांग्रेस के देते हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के देते हो, तो सब सीटें हमको दे दो। तो इसी प्रचार के चलते दोनों को बहुत बड़ा बहुमत मिला, दो रीजन्स। लेकिन विडंबना है देश की कि दो बड़े दुश्मन मैदान के जंग में जो एक दूसरे को मारने के लिए निकले थे, वहां दोनों एक हो गए। तो दोनों ने, पीडीपी ने कश्मीर घाटी के लोगों के साथ विश्वासघात किया, जम्मू ने और जम्मू प्रोविंस के लोगों के साथ बीजेपी ने विश्वासघात किया, और सेंट्रल लीडरशिप ने बीजेपी की जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के लोगों के और विश्व के लोगों के साथ विश्वासघात किया। क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप ने, बीजेपी ने कहा था, और मोदी साहब के 2014 के पूरे लोकसभा के 6 महीने के इलेक्शन के कैंपेन में सैकड़ों व्हाट्सएप आपको मिलेंगे, दर्जनों मेरे पास हैं, जो मैंने पिछले साल उनको सदन में भी कुछ सुनाए थे, 1 दर्जन के करीब। उनने कहा था कि गर्दनें पार से आते हैं और हमारे फौजियों की काट के ले जाते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, प्राइम मिनिस्टर से पूछता हूं कि ये टेररिस्ट कहां से आते हैं, आपकी फौज क्या करती है, ये बंदूकें कहां से आती हैं, आपकी फौज और बीएसएफ क्या करती है, ये लोग वहां से आते हैं, आपका कम्युनिकेशन आपके पास होता है तो आप क्या करते हैं। तो पूरा कश्मीर को और देश का इलेक्शन भी उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर ही जीता था। तो और कश्मीर के लोगों को और देश को लोगों को ये कहा कि मैं आऊँगा और मैं दूध का दूध और पानी का पानी कश्मीर में करूँगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, शांति बहाल हो जाएगी, कश्मीरियत, इंसानियत बहाल हो जाएगी, जमहूरियत बहाल हो जाएगी। लेकिन इन 3.5 सालों में कश्मीरियत को ख़त्म किया, इंसानियत को मिला मेट कर दिया, ज़मीन में गाड़ दिया। सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल सीज फायर वायलेशन जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, कठवा डिस्ट्रिक्ट में, सांबा डिस्ट्रिक्ट में हुए। पहली दफ़ा इस शासन में इतना कोलेटरल डैमेज जम्मू और कठवा में हुआ। कभी भी इतने घर जम्मू के बॉर्डर पे, आरसपुरा और उससे जो लगे हमारी तहसीलें हैं, इतने मकान कभी गिरे नहीं हैं, इतने आदमी कभी जख्मी और मरे नहीं हैं। मैं जम्मू की बात कर रहा हूं अभी। जम्मू के डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पे इतने माल मवेशी कभी मरे नहीं हैं, इतनी गाय भैंसें कभी नहीं मरी हैं।
तो इतने सीज फायर वायलेशन और 1965 और 71 में जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे, उन हथियारों का इस्तेमाल इन सीज फायर वायलेशन में मोदी जी के शासन में हुआ था। हमें वो कहते थे कि ये बंदूक कहाँ से आती है, हम ये कहते हैं ये तोपें कहाँ से आ रही हैं। इसी तरह से इतने आर्मी के लोग कभी 3 साल के वक्त में कभी नहीं मरे। 350 के करीब फौजी मारे गए, 350 के करीब सिविलियंस मारे गए। मैं मिलिटेंट्स की बात नहीं करता हूं, मैं सिविलियंस की बात करता हूं। 17,000 के करीब सिविलियंस इंजर्ड हुए, जख्मी हुए। 7,000 के करीब पैलेट इंजरीज लोगों को लगी। 1,500 बच्चों को और औरतों को और लड़कों को आंखों में पैलेट गन लगी और 100 से ज़्यादा लोगों की आंखें चली गई। ये मोदी साहब की और बीजेपी की जमहूरियत और इंसानियत और कश्मीरियत में नाच ये हुआ। और सबसे ज़्यादा लोकल रिक्रूटमेंट इनके वक्त में हुई। पहले जो आतंकवादी होते थे जम्मू कश्मीर से, उनमें पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं थे। लेकिन इनके वक्त में पहली दफा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एमए, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी के लोग वो ट्रेनिंग लेके नौकरियां छोड़ के मिलिटेंसी में चले गए। तो ऐसा वातावरण इन्होंने 3 साल में जम्मू कश्मीर में बनाया। तो ये जम्मू कश्मीर को आर्थिक तौर पर ख़त्म किया, पॉलिटिकल तौर पे ख़त्म किया, सामाजिक तौर पर ख़त्म किया। जो जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से कश्मीर घाटी में टूरिज़्म पर आधी से ज़्यादा आबादी पलती है, टूरिज़्म को आज 5% टूरिज़्म है इनके वक्त में। तो ये तमाम चीज़ों के लिए भारतीय जनता पार्टी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज़िम्मेदार है। ये अपनी ज़िम्मेदारी से भाग नहीं सकते। ये ज़िम्मेदारी और ये जुर्म जो उन्होंने किया है, जो पाप किया है, जो धोखा दिया है, देश को धोखा दिया है, जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा दिया है, जम्मू प्रोविंस के लोगों को धोखा दिया है, कश्मीर के लोगों को के साथ धोखा किया है, लद्दाख के लोगों के साथ जो धोखा किया है, इस धोखे के लिए ये दोनों जिम्मेदार हैं और इससे ये मुक्त नहीं हो सकते। आज उन्होंने फिर कल से उन्होंने फिर वही राग शुरू किया, बीजेपी ने और पीडीपी ने, जो 2014 के इलेक्शन में उन्होंने शुरू किया। इसलिए हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को अभी से ये कॉशन करते हैं कि इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं किया। एक दफ़ा धोखा दिया, ये एक दफ़ा बार बार धोखा देंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को। हम लोग इनसे 5-6 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके बाद में माननीय पीसीसी प्रेसिडेंट साहब को दे दूंगा क्वेश्चन। ये अंग्रेजी वालों के। हाउ डज प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी प्रपोज टू इंश्योर पीस एंड नॉर्मलसी इन द स्टेट? When will the ceasefire violations by Pakistan and terror attacks on our soil stop? Number 3, what is the economic road map for inclusion and progress for the people of Jammu and Kashmir in Ladakh? Number 4, how does the central government propose to prevent the radicalization of Jammu and Kashmir youth? Number 5, what are the plans for employment creation and promotion of tourism in the state of Jammu Kashmir? Number 6, how does the Modi government propose to engage with various sections of the state in order to win their hearts and minds? Number 7, how does it plan
to ensure peace and development in all the three regions of the Jammu Kashmir, that is Jammu region, Kashmir region and Ladakh region. ये 7 हमारे क्वेश्चंस हैं. माननीय प्रधानमंत्री जी को हमेशा 2014 के इलेक्शन में बड़ा शौक था क्वेश्चन पूछने का, अपोजिशन को और मनमोहन सिंह जी को, लेकिन 4 साल में ज़रा दूसरे लोगों के सवालों का जवाब भी देना सीख लें. बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू. अब मैं मीर साहब जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, उनको वो बात सारे मीडिया के दोस्तों और आज़ाद साहब, सुरजेवाला साहब, अंबिका जी, आप सब जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत नॉलेज रखते हैं. वो हम आपके लेखी से भी और आपके चैनल्स से भी जम्मू कश्मीर के अवाम देखते रहते हैं. तो इसलिए जो आज सिचुएशन जिसको लेकर हम आपके सामने हैं, ये उसी दिन से एक्सपेक्टेड था जिस दिन से ये जम्मू कश्मीर में गठबंधन बना था. जैसे आज़ाद साहब ने डिटेल आपको बताया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों ने इन जनरल और बीजेपी और पीडीपी के अपने वोट दहंदगान ने, जिन्होंने पीडीपी को वोट दिया है 28 सीटें दी, या जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया 25 सीटें दी, ये उन दोनों वोटरों ने भी एक्सेप्ट पहले दिन से ही अलायंस नहीं किया था. और सबसे बड़ा बेट्रेल जो था इन दोनों पार्टियों का, पहले अपने वोटर्स के साथ था. इसी वजह से जम्मू कश्मीर में एलिनेशन, पॉलिटिकल एलिनेशन बढ़ रही थी. जो अक्सर बेशतर आप लोग हमसे भी सवाल पूछते थे, क्या वजूहात, क्यों ऐसा हो रहा है? और उसका बुनियादी वजह यह है कि शायद हिंदुस्तान की हिस्ट्री में इतनी पॉलिटिकल बेईमानी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने की हो जितनी बीजेपी और पीडीपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ की. कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, खुतों को जोड़ना, मैंडेट का आदर करना, ये तो सेफ लफ्ज है. ये उनको पीडीपी और बीजेपी को वोट मिलने से पहले से उनका तय था कि हम कश्मीर में जम्मू के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे और जम्मू में बीजेपी कश्मीर के खिलाफ बोलेगी, पीडीपी और फैमिली के खिलाफ बोलेगी, ताकि हम अपना अपना वोट बटोरें. जो 90 दिन उन्होंने उस वक्त लगाया एजेंडा ऑफ अलायंस बनाने के लिए, वो भी एक नाटक था, वरना उनका चुनाव से पहले तय हुआ था. और उसके बाद एक एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया, लोगों ने ये भी एक्सेप्ट कर लिया. शायद जमहूरियत में ये पहली स्टेट होगी जिसमें किसी रूलिंग कॉम्बिनेशन को सारी स्टेट की अपोजिशन उनके एजेंडा ऑफ अलायंस को सपोर्ट करती हुई नजर आई होगी. आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर की सारी अपोजिशन, मेन स्ट्रीम अपोजिशन, हम श्रीनगर से उठ के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, होम मिनिस्टर से, देश के तमाम बड़े नेताओं से मिले. हमने हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट की, हमने कहा जो एजेंडा ऑफ अलायंस पीडीपी और बीजेपी ने बनाया, जो पब्लिक रखा है, खुदारा इस पर अमल करो. शायद हिस्ट्री में ये पहली बार आपने देखा होगा, वरना अपोजिशन तो बराए अपोजिशन किसी अच्छी चीज को भी करती रहती है. हमने इनके एजेंडा ऑफ अलायंस को इसलिए सपोर्ट किया था, इसलिए उसको बारहा याद किया था, क्योंकि हमें पता था वो खोखला वादा है. वो भी चाहे वो बातचीत का उसमें प्रॉमिस था, चाहे पावर हाउसेस वापस लाने का वादा था, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात थी, चाहे डेवलपमेंट की बात थी, चाहे पैकेजेस की बात थी. हमने उस वक्त भी सवाल उठाया जब मोदी साहब ने कश्मीर आकर भिखारियों की तरह 80,000 करोड़ में दे रहा हूं,
80,000 पूरे देश ने सोचा होगा शायद देश के टैक्स पेयर्स का पैसा लेकर कश्मीरियों को दे रहा है। अगर आप आज भी उसको माइन्यूटली देखेंगे, वो पैकेज नहीं थी, वो पैकेजिंग थी। वो उन चीजों की पैकेजिंग थी जो ऑलरेडी यूपीए फर्स्ट, यूपीए सेकंड ने प्रोजेक्ट्स वहां के लिए सैंक्शन किए थे, चाहे वो नेशनल हाईवे, चाहे रेलवे, चाहे टनल्स, चाहे टूरिज्म के लिए प्रोजेक्ट्स, चाहे एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर में जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी सैंक्शन थे, उनकी बाकी सालों को कितनी उनकी पेमेंट मिलनी है उसको पैकेजिंग करके पेश किया। 3 साल गुजर गए। आज भी दिखा दे भारतीय जनता पार्टी, पीडीपी, जो कल अब बड़ी बड़ी किताबें लेकर निकल आएंगे। 3 साल गुजारने पर उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें छापी, उनके अपने वोटरों ने सवाल उठाए। आप दिखा क्या रहे हो? गुलाम नबी आजाद साहब देश के हेल्थ मिनिस्टर थे, मेडिकल कॉलेजेस इनने पूरे देश में दिए, जम्मू कश्मीर में भी 5 दिए। फाउंडेशन स्टोन डालने ये जाते हैं और कहते हैं ये मेडिकल कॉलेज हमने दिया। जो हेल्थ सेंटर्स इन्होंने दिए उसका फीता काटने वो जा रहे हैं कि हमने दिया। टनल जो यूपीए सरकार ने दिया, सोनिया गांधी ने दिया, जोजिला टनल, जेडमो टनल, और उसका फाउंडेशन डाल के ऐसा पेश कर रहे हैं कि जैसे हमने दिया। मगर ये जम्मू कश्मीर के लोग, पढ़े लिखे लोग समझते थे। तो इसलिए आज जब जम्मू कश्मीर जो एक हमेशा एक नेशनल कंसर्न रहा है, और जो भी कोई पॉलिसी प्रोग्राम जम्मू कश्मीर के लिए 70 साल से उठता था, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, किसी पार्टी की भी, मगर उसमें देश में कॉन्सेंसस बिल्डअप करने की कोशिश की जाती थी। ये 3 सालों में पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा, राज्यसभा के अंदर तमाम देश भर की अपोजिशन ये कहती है कश्मीर डिस्कस करो, कश्मीर का रोड मैप बताओ, क्या रोड मैप है, हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। मगर ये सरकार, इनके पास कोई रोड मैप था ही नहीं, इनके पास कोई प्रोग्राम था ही नहीं, और ये वेस्टेज ऑफ टाइम था। ये उनको खाली लूट खसूट का एक मौका मिला था। अब जब उनको लगा 2019 का चुनाव सिर पर है, और मैं आपको एक इंटरनल राज बताना चाहता हूं, जो आज़ाद साहब ने भी फिगर पढ़ी, 327 के आसपास जो अभी रिसेंट पास में ये 2-3 महीने में हमारे फौजी मारे गए। वो फौजी भी अगर सारे जम्मू कश्मीर के होते तो आज मोदी साहब सपोर्ट विड्रा नहीं करता। अगर वो फौजी मध्य प्रदेश के ना होते, राजस्थान के ना होते, हरियाणा के ना होते, यूपी के ना होते, वो यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान के लोग अब समझने लग गए कि जो हमें वादा दिया था डिमोनेटाइजेशन करके कश्मीर में टेररिज्म खत्म होगा, हमारा फौजी बचेगा। और आज भी रोजाना हमारे स्टेटों में 20-20, 30-30 लाशें वहां से आ रही है। वहां से सवाल उठने लग गए कि आखिरकार हमने कौन से गुनाह किए कि हमारे बच्चे वहां पर मारे जा रहे हैं। प्रेशर यहां से बिल्डअप हुआ और 2019 का वोट हासिल करने के लिए फैसला लिया गया, ऐसा हम मानते। इसलिए कांग्रेस पार्टी अवाम के दी हुए अमानत का हमेशा एहतराम करती आई है। हम आगे भी 3 साल से भी हमने उनको लगातार आईना दिखाने की कोशिश की, उनके फेलियर्स को उनके सामने रखने की कोशिश की। आगे भी जो स्थिति अब आई है, गवर्नर रूल कोई भी समाज पसंद नहीं करता है, और जो गवर्नर रूल की सिचुएशन आज जम्मू कश्मीर में आई, इसकी जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की है। हम तो चाहेंगे कि गवर्नर रूल में स्थिति बेहतर हो और एक जमहूरी प्रोसेस की ओर सारे जम्मू कश्मीर वाले और सारे देश वाले उस इम्पॉर्टेंट सेंसिटिव स्टेट में एक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट वापस बहाल हो। जितना जल्द हो सके उतना ये हमारी कोशिश रहेगी। उसके लिए कांग्रेस पार्टी दिन रात अपना रोल प्ले करेगी। थैंक यू। No, he's asking you.
The question is, at the moment it is governor's rule. So this is one of the questions which we have asked, that by when the security scenario will be able to change, and by when an atmosphere will be created by the government of India, so that, and the governor means also the government of India, and in Jammu and Kashmir, though law been state subject, but in Jammu and Kashmir under these circumstances for the so many years, the government of India has also playing a role in maintaining the law and order, because a lot of security forces are involved in maintaining the law and order. So both governor and the government of India will have to ensure that the security scenario is changed and law and order is maintained, so that we can have election, so that we don't have the elections like we had in parliament, 7% voting. So we would like definitely a government representing the people of the state. So that is for the governor and the government of India to create a congenial atmosphere for the elections. We've asked that question. And that is one of the questions what we have asked. नहीं, अब उसका और इससे कोई लेना देना नहीं है अभी। आपने कहा कि इलेक्शन कैंपेन से लेकर गवर्नमेंट फॉर्मेशन तक ये सारा कुछ नाटक था, तो क्या अलायंस टूटना भी नाटक मानते हैं, क्योंकि दोनों पार्टियों की अपने अपने वोट खसकती हुई नजर आई, तो तोड़ के 2019 के लिए नया प्रिपरेशन शुरू हो रहा है? देखिए, मैंने पीछे का आपको एक बैकग्राउंड दिया, जो लोग वहाँ जानते हैं, जो उनके अपने लोग वहाँ जानते थे बहुत पहले से, और उसके चर्चे थे। और अभी फ़िलहाल 24 घंटे हुए इस फैसले को, तो इसको थोड़ा टाइम दीजिए। हो सकता है वो खुद ही बताएं कि उसके आगे के अज़ाइम क्या है, कि उनके डिज़ाइन्स क्या हैं। कहीं आज दोनों पार्टियों ने फिर एक बार दूर होकर, क्योंकि दोनों के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आपने ये नहीं देखा होगा कि एक दूसरे को कोई अटैक कर रहे हैं, न राम माधव ने किया, न पीडीपी के साइड से हुआ। तो इसलिए उसको आप भी ज़रा यहाँ से देख लीजिए, हम भी वहाँ देखेंगे। अरे जब उन्होंने खुद ही बताया है, we'll tell you something. Let them tell us first, and then only we will react. No, how can we say which he has not been able to formulate? Let him formulate first. कश्मीर से जुड़ा हुआ मसला है। कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई थी कश्मीर के बारे में, आपने पढ़ा होगा, और उसके प्रमुख ने जो रिपोर्ट दी थी उसको भारत सरकार ने खारिज कर दिया था। लेकिन हमारे पास कुछ इस तरह के एविडेंस है और वीडियो भी है कि ये जो कमिश्नर थे अल-जाट, जिन्होंने रिपोर्ट ये दी, वो पाकिस्तान के सेपरेटिस्ट के साथ और ISI के कुछ लोगों के साथ वहाँ पर जेनेवा में और यूनाइटेड डिपार्टमेंट में दोनों जगह देखे गए। देखो, मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी नहीं, और जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी नहीं उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। Well, we would be too happy to know what is that four-pronged strategy, because before the elections also they had promised us more, but then they utterly failed to deliver. So we'll be too happy to know that four-pronged strategy. And I would like to add to what Azad Sahab just said. From the very beginning, in the last almost 4 years, the Home Minister has been going at regular intervals to the state of J&K. And every time he has said that in 6 months we are going to solve the Kashmir problem. ये सबके सामने है, सबने पढ़ा है। हर दफ़ा जब उनसे सवाल किया जाता था कि आपके क्या मुद्दे हैं, किस तरह से करेंगे, हालात बिगड़ते जा रहे हैं, आप लोगों की अलायंस
को लोगों का यकीन आप लोगों की अलायंस पर नहीं है, क्योंकि भाजपा की कोई बुनियाद नहीं है वादी में। अपने आप को थोपा। अब 23 तारीख के फंक्शन को पूरा करने के लिए थोपा गया था, क्योंकि ये सोचते थे कि एक दिन जम्मू कश्मीर में सरकार बनानी है। उस सरकार का जो आज परिणाम हुआ है आप सबके देखने लायक है। स्ट्राइक हुए, स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स हुए, हमने सब कैंप्स को ख़त्म कर दिया है। लेकिन जिस तरह से आज़ाद साहब ने मेंशन किया कि जम्मू और पाकिस्तान के सरहदों पर रोज़ 6 से 12 लोग मारे जाते हैं। 6 महीने का बच्चा सोते हुए मारा जाता कि उसके ऊपर ग्रेनेड आकर गिरती है। ये तो आज सुधरी हुई कंडीशन पर यह बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब आज जो स्थिति है वो इनके काबू में नहीं है। सो फॉर अ सिंपल reason of satisfying their lust for power to form a government in J&K, they have made the people of Jammu and Kashmir go through so much misery and torture. In our statement, we have asked some questions. Those questions are very relevant because on that will depend how long President's rule should last, and when the democratic processes will be re-established, because without trying to win over the minds and hearts of all sections of Jammu and Kashmir people, they cannot hold elections they could not hold the election of Anantnag, where our PCC president filed his nomination paper, आज तक नहीं किया। फरूक अब्दुल्ला साहब 7% वोट से जीत कर आए हैं। जब हम लोगों की सरकार थी, जब आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे और हमारे अलायंस पार्टनर थे वहाँ, तो पंचायत के इलेक्शन भी हुए थे। हालांकि बॉयकॉट की कॉल दी गई थी, पंचायत के इलेक्शन 71% वोट पड़े थे और पंचायतों के इलेक्शन हुए थे। बारामूला में एक बाई इलेक्शन हुआ था, 84% पीपल वोटेड। कहने का मतलब एक वातावरण था जहाँ लोग अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए वोट करने के लिए निकलते थे। आज वो हालात नहीं हैं। तो ना हम ये जवाब दे सकते हैं कि कब इलेक्शन होंगे। जवाब तो हमने उनसे पूछे, वो दें। बीजेपी का कहना है कि आप लोग कह रहे हैं कि पीडीपी और बीजेपी ने एक दूसरे के खिलाफ विरोधाभास बयान दिए, एक दूसरे का विरोध किया और सरकार बना ली। कुछ ऐसा ही तो आप लोगों ने कर्नाटक में किया, जब राहुल गांधी ने जेडीएस को जेडीएस संघी कहा, उसके बाद आप लोगों ने सरकार बना ली। जितना नॉर्थ इंडिया कश्मीर में और दक्षिण कर्नाटक में अंतर है, इतना ही बीजेपी और पीडीपी और कांग्रेस पार्टी और जेडीयू में, जेडीएस में। जेडीएस और कांग्रेस दोनों सेकुलर पार्टीज़ हैं और दोनों बीजेपी के खिलाफ आज से नहीं कई दशकों से लड़ती थी। इसलिए वो नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं है, वो एक ही थिंकिंग के, एक ही सोच है, एक ही विचारधारा की। पॉलिटिकल पार्टी अलग हो सकती है लेकिन विचारधारा में फ़र्क नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी में विचारधारा का ज़मीन और आसमान का फ़र्क। देखो, हमारा एक ही इंटरेस्ट, जम्मू कश्मीर में सिचुएशन ठीक हो जाए, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ख़त्म हो जाए, जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो जाए, जम्मू कश्मीर में नौजवान बच्चों का और नौजवान जो बंदूक पकड़े हैं वो उनको छुड़वा दी जाए, उनके हाथ में कलम दिया जाए, उनको रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएं, कश्मीर घाटी में टूरिज़्म को दोबारा खोलने के लिए वातावरण बनाया जाए, जम्मू प्रोविंस में जो भी जम्मू की ज़रूरियात हैं या उसके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अलग अलग रीजन्स हैं, उन रीजन्स के जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं, कम्युनिकेशन है, सड़कें हैं, बिजली हैं, वो हो जाएं। जम्मू में बॉर्डर के लोगों की अपनी प्रॉब्लम है, वो 5 किलोमीटर के अंदर सेफ जगह पे 5 कनाल 10 कनाल ज़मीन चाहते हैं ताकि जब दो देशों के बीच में फायरिंग चल रही हो वो सुरक्षित जगह पर उनका माल मवेशी बच्चे वो बच जाएं, उनकी
भर्ती हो जाए सिक्योरिटी फोर्सेस में, और लद्दाख में भी टूरिज्म बढ़े, लद्दाख में भी प्रोग्रेस हो, तो हमारा प्रोग्रेस अमन, शांति और ये रिवॉल्वर की, गोलियों के, AK-47 की, और जो नए नए बंदूकें आए हैं उनके नाम याद नहीं है, उनके मुंह बंद हो जाएं और सब लोग शांति से रहें, ये हमारी एक है। कौन जीते कौन हारे इलेक्शन उसकी हमें कोई चिंता नहीं, हमें ये चिंता है कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो। Say it again. So whose deputy chief minister was there? Whose 12 ministers were there? So the ministers don't represent the government, and ministers don't represent the, let me tell you, all the ministers of the BJP were from Jammu province. So they were ruling Jammu. And did they do this much thing for Jammu? They have been promising the people of Jammu moon, and they didn't do this much work for the people of Jammu. The Jammu was most neglected during BJP period, this 3.5 years. देखिए, इस फैसले को तो हम लोगों ने तीनों ने कहा है, और कल आज़ाद साहब ने तुरंत अपना रिएक्शन पार्टी की तरफ से दिया था। हमें मालूम था कि ये होना ही है। ये 4 साल कैसे चले, सिर्फ इनकी जो एक भूख थी सत्ता हथियाने की, अपने आप साधन जुटाने की, उस भूख ने इनको 4 साल लगातार रखा। नहीं तो मैं आपको इनकी जो एजेंडा था गवर्नेंस का, जो इन्होंने इकट्ठे होने के बाद बनाया था, महीने 2 महीने के अंतर ही वो बैक बर्नर पर डाल दिया। ये सरकार बस टूटे, आज टूटे कल टूटे, ये उस तरह था। बीजेपी का कोई एक पैर जगह रखने के लिए वादी में है नहीं। लोग वहाँ बिल्कुल बीजेपी से एक तरीके से शुरू से ही नफ़रत करते हैं। मैं जो शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ बहुत सोच समझ कर रही हूँ कि बहुत नफ़रत करते हैं, क्योंकि उनको आदत नहीं है इस तरह से चीज़ों को थोपा जाए। पिछले 4 साल में हम लोग जो सब लोग घूमते रहे हैं, मीर साहब जानते हैं, दूर दराज इलाकों में जाते रहे हैं, और लोगों की सिर्फ जो मांगे हैं वो बहुत छोटी हैं, बेसिक नीड्स वो नहीं सेटिस्फाई करें। तो अब तो इनको मेरा ख्याल है सूट करता था कि नहीं तो महबूबा यहाँ आ जाती और कहती इसको एक्सटेंड करो सीज फायर को, जो ये करना नहीं चाहते थे। तो इन्होंने महबूबा को प्रीएम्प्ट कर दिया कि वो वहाँ की स्थिति के बारे में कुछ मांगे रख ना सके, जो ये पूरा नहीं कर। मैं इस सवाल का, एक राज्य गृह मंत्री ने ये बताया है कि हमने ये निर्णय गवर्नर रूल राष्ट्र के हित में किया। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं बीजेपी की लीडरशिप को और मंत्री को, जिसने ये कहा कि हमने राष्ट्र हित में किया। मतलब एक तरीके से उन्होंने ये स्वीकार किया कि 3.5 साल जम्मू कश्मीर में सरकार में रहकर वो राष्ट्रहित के खिलाफ काम कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। बहुत धन्यवाद उनका ये स्वीकार करने के लिए कि 3.5 साल वो जम्मू कश्मीर में मंत्रिमंडल में राष्ट्रहित के खिलाफ काम कर रहे थे। अब गवर्नमेंट को डिसमिस करके वो राष्ट्रहित का काम किया। बहुत धन्यवाद दोनों का, अमित शाह जी का भी और मिनिस्टर होम स्टेट का भी, कि उन्होंने खुद ही स्वीकार किया कि राष्ट्रहित के खिलाफ उन्होंने 3.5 साल काम किया।
मैं उनका धन्यवाद कर रहा था, आप भाग गए भाई। कि है कई चीजें इसी तरह से स्वीकार होती। बीजेपी के तमाम स्पोक्सपर्सन इस पूरे हालात को 219 की तैयारी बता रहे हैं। एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि सीज नहीं और फायर होगा। या घर को आग लगा दो और सेक लो कि बहुत मजा आ रहा है, और इसको कहो कि गर्मी बहुत अच्छी है, ठंड थी, गर्मी से अपने घर को आग लगा लो। अगर ये बीजेपी का 2019 का एजेंडा है कि अपने घर को आग लगा दो और सेक लो दिसंबर और जनवरी में, और बड़े खुश हो, प्रसन्न हो, तो ये पॉलिसी बीजेपी की हो सकती। हमारे तो तीखे जवाब मिलेंगे। I think that's enough. बस, बहुत बहुत धन्यवाद।